हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टिप्स। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 और क्लास 11th स्टैटिक्स का ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्टैटिस्टिक। यानी कि सबसे पहले हम स्टैटिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यूज़ क्यों किया जाता है, तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है वाई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का यूज़ क्यों किया जाता है स्टैटिक्स के अंदर, या स्टैटिक्स का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में क्यों किया जाता है। तो हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक सब्जेक्ट है जो कि हम अर्लियर क्लासेस में भी स्कूल में पढ़ चुके हैं। और जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके फाउंडर मेंबर हैं एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने ये कहा था द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी कि उनका कहना ये था कि अगर हम किसी इंसान की बिज़नेस वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ पढ़ते हैं या उसके बारे में जानते हैं, वही हमारा इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब एक बिजनेसमैन की ज़िंदगी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम ब्रीफ में समझेंगे। सो लेट अंडरस्टैंड इन डिटेल्स। सबसे पहले एक बिजनेसमैन क्या हो सकता है? एक बिजनेसमैन कंज्यूमर हो सकता है। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है जो अपने माल को ख़रीदता है। जब हम किसी भी माल को ख़रीद करके उस माल को ख़रीदने के बाद उस सामान से सेटिस्फाई होते हैं, या जो जिस सामान को ख़रीदने के बाद हमारी ज़रूरत पूरी होती है, या किसी और पर्सन की, हमारे फैमिली मेम्बर की, किसी की भी अगर ज़रूरत पूरी होती है तो उसे कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर सेलर। सेलर कौन? सेलर वो जो कोई भी सामान प्रॉफिट में बेचता है, उसे सेलर कहते हैं। जैसे एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान क्यों खोले बैठा है? क्योंकि उसे प्रॉफिट में अपने माल को बेचना है, इसलिए वो सेलर कहलाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट आपने जान लिए। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन है? जो इंसान माल को प्रोड्यूस करता है, यानी कि माल को बनाता है। और बनाता किस पर्पस से? प्रॉफिट के पर्पस से है। फिर आता है सर्विस होल्डर। वो इंसान जो काम करने के बाद उसके बदले मजदूरी या सैलरी लेता है, उसे सर्विस होल्डर कहा जाता है। जैसे कि आप हैं, आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं। जैसे मुझे ले लो, मैं एक एग्जांपल है, मैं एक टीचर हूँ, टीचिंग करता हूँ। टीचिंग के बदले क्या लेता हूँ? सैलरी लेता हूँ। डॉक्टर है, डॉक्टरी करता है, उसके बदले क्या लेता है? सैलरी लेता है। मजदूर है, रिक्शा चलाता है, उसके बदले क्या लेता है? मजदूरी लेता है। तो सैलरी भी ले सकता है, वेजेस भी ले सकता है। क्या देता है उसके बदले? वो सर्विस देता है। फिर उसके बाद आता है सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइड कराने वाला कौन? जो हमें सैलरी देगा, हमसे सर्विस लेगा और हमें सैलरी देगा। या डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसके बदले आपसे मेडिसिन देता है, आपको चेकअप करता है और बदले में आपसे पैसे लेता है। तो वो सर्विस होल्डर हो गया और आप सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि उसको। अब उसी तरीके से स्कूल में, मैं स्कूल में टीचिंग करता हूँ तो मैं सर्विस होल्डर हो गया, और स्कूल जो है वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। इन सभी केसेस के अंदर हम ये जान गए हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों में पैसे की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है। चाहे वो कंज्यूमर हो, कंज्यूमर भी प्रॉफिट के लिए कर रहा है, प्रोड्यूसर हो, सर्विस होल्डर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, सेलर हो, हर किसी में पैसों की बात हो रही है। तो जब पैसों की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है जहाँ प्रॉफिट की बात होगी, जहाँ पैसों की बात होगी, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर वंस दैट undertake for the monetary gain. This is what economists may by ordinary business of life. क्योंकि इकोनॉमिक्स के हर एक्टिविटी में हम गेन की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, इसीलिए इकोनॉमिस्ट उसको बिजनेस लाइफ से जोड़ता है। We cannot get something for nothing. ये तो स्टोरी आपने सुनी होगी। उसके बाद आता है कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन, वही मैंने बात बताया, कंजप्शन यानी कि माल को कंजप्ट करना, कंजप्शन करना। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। कंज्यूमर और कंजप्शन में क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिस्कस किए गए वो 3 पार्ट्स: कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड, गिव हैज इनकम एंड मे
alternative goods to choose from what to buy when he know the prices. This is the study of consumption. कंजप्शन उसे कहा जाता है, हमें ये वाली बात अच्छे से जानते हैं, कंज्यूमर वो है जो डिसाइड करता है कि उसे क्या ख़रीदना है, ठीक है। लेकिन कंजप्शन उसे कहा जाता है जब हम ये चूज़ करें कि हमें कौन सा माल ख़रीदना है, किस माल को ख़रीदने से हमें प्रॉफिट होगा, किस माल को ख़रीदने से हमें फ़ायदा होगा, उसकी प्राइस क्या है, उसके प्राइस से हमें नुकसान तो नहीं हो रहा है। जैसे जब कभी भी आप कोई सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं और उसे आपको आगे बेचना है, तो आप सबसे पहले क्या देखें कि इस माल को कंज़प्ट करने से हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, तो कंजप्शन कहलाएगा। और कंज्यूमर वो जो सेटिस्फाई हो रहा हो, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, लेकिन कंजप्शन वो होता है जहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़रूर देखना है। फिर आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि जब एक इंसान किसी ऐसे माल को चूज़ करता है जिसको मार्केट में बेचने पर उसे फ़ायदा हो या मार्केट प्राइस ऐसे हों कि जिससे उसे प्रॉफिट मिल जाए, तो वो कहलाएगा प्रोडक्शन। उसके बाद आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो नेशनल इनकम है या टोटल इनकम है, उससे हमारे देश की जो जीडीपी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उससे हमारी प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट से हमारे देश को फ़ायदा होता है। तो वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। जैसे सैलरी के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ना डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या रोल है? देखो, स्टैटिक्स को दूसरी लैंग्वेज में स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, अगर हम बात करें स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स की, तो जो डाटा है उसको दूसरी लैंग्वेज में स्टैटिक्स ही कहा जाता है, क्योंकि डाटा एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी डिजिट फॉर्मेट में, यानी कि नंबर सिस्टम में। यानी किसी भी चीज़ को अगर हम नंबर्स में एनालाइज कर रहे हैं तो हमारा डाटा है, और जब हम डाटा को लिख रहे होते हैं तो हमें उसे एनालाइज भी करना पड़ता है। यानी कि अगर हमने कोई डाटा लिखा, फॉर एग्जांपल हमें ये लिखना है कि हमारे शहर के अंदर, सिटी के अंदर कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, तो हम डाटा ही तो बनाएंगे। फिर डाटा लिखेंगे कि भाई हमारे एक कॉलोनी के अंदर 20 फीमेल है, दूसरी कॉलोनी में 20 मेल हैं, तीसरी कॉलोनी में इतने बच्चे हैं, तो फिर उनको एनालाइज़ किया जाएगा क्या इसमें कितने ज़्यादा हैं, किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, किसकी परसेंटेज कम है, किसकी परसेंटेज एवरेज है। तो यानी कि जब डाटा को लिख लिया जाता है तो उसे फिर एनालाइज़ किया जाता है, और एनालाइज़ करके ये देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम निकल करके आ रही है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की, अब हम पहले देखेंगे कि हमारे देश में शिक्षित कितने हैं, फिर देखा जाएगा कि उसमें शिक्षित में जॉब्स किसके पास है, फिर ये देखा जाएगा कि अच्छी जॉब्स किसके पास है, फिर ये देखा जाएगा उन जॉब से इनका खर्चा चल रहा है नहीं चल रहा है। तो फिर अब कैसे पता चलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है? तो सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे एजुकेशन का, एजुकेशन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिख देंगे कितने हैं, फिर उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड नंबर पे परसेंटेज निकालेंगे कि भाई जॉब किसके पास है, फिर देखेंगे जॉब किसके पास नहीं है, फिर उन डाटा को एनालाइज करेंगे। अगर डाटा के अंदर जॉबलेस पीपल ज़्यादा हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, और अगर जॉब करने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर इसमें यह देखा जाएगा कि सैलरी उनकी इतनी सैलरी है कि वो अपने घर का सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। तो ये एनालाइज किया जाता है डाटा को। फिर इसके बाद आता है, जब एनालाइज किया जाता है डाटा को, तो डाटा को एनालाइज करने के बाद फिर पॉलिसीज़ बनाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट निकलेगा, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट निकलेगा, तो सरकार क्या करेगी? पहले डाटा बनाएगी, फिर उसको एनालाइज करेगी, फिर जो प्रॉब्लम निकल करके, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम निकल गई, उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाएगी किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट जब ख़त्म होगा तो फ़ायदा किसको होगा? इकोनॉमिक्स को फ़ायदा होगा, यानी हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारे देश की ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे देश की इनकम बढ़ेगी। लेकिन उस इनकम को बढ़ाने के लिए, उस इनकम को चेक करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी? स्टैटिक्स की हेल्प लेनी पड़ी, राइट। अब आ जाता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो है वो हमारी डेली लैंग्वेज का एक वर्ड है। तो स्टैटिक्स को अगर हम देखें तो वो दो वर्ड में आता है, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल में स्टैटिस्टिक को कहा जाता है एक ऐसे न्यूमेरिकल फैक्ट्स जिसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है। और सिंगुलर में कहा जाता है साइंस ऑफ कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन करना। जैसे हमने कलेक्शन किया था, कितने
एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, कितनों के पास जॉब है, कितनों के पास नहीं जॉब है। फिर उसको परसेंटेज में रखा था कि भाई सबसे ज़्यादा कौन है जिसके पास एम्प्लॉयमेंट है, फिर उसके बाद कौन जिसके पास जॉब है, फिर उसके बाद कौन जिसके पास एजुकेशन है। फिर एनालाइज किया गया, तो सिस्टमेटिक रखना डाटा को। अब डाटा जो है, डाटा स्टैटिक्स दोनों एक ही चीज़ को कहता है। डाटा स्टैटिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक क्वालिटिव और एक क्वांटिटिव। क्वालिटिव डाटा उस डाटा को कहा जाता है जिस डाटा के अंदर हम लोग अमाउंट वगैरह देखते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर और किलोग्राम के। भाई अगर सरकार ने 2015 में 20 किलोग्राम पब्लिक में राशन बांटा, 2021 में 30 किलोग्राम बांटा, 2022 में इतने किलोग्राम बांटा, तो टोटल सरकार ने कितना राशन पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया और उसका प्रॉफिट पब्लिक को कितना मिला। तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है तो क्वांटिटिव, और अगर क्वालिटी की बात हो रही है तो क्वालिटिव। जैसे कोई इंटरव्यू हो गया या एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात हो गई, तो वहाँ पे क्वालिटिव देखा जाएगा, क्वालिटी कितनी निकल करके आ रही है। इसका एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है, लास्ट में मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है चार्ट, डाटा क्वालिटिव क्वांटिटिव। क्वालिटिव न्यूमेरिकल में होता है और क्वालिटिव एक तरह से जैसे सॉफ्टनेस, रेडनेस या एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कितने हमारे देश के अंदर कितनी सिटीज़ हैं, कितने गांव हैं, तो यहाँ पे सिटीज़ कौन सी, कितनी साफ़ सिटीज़ हैं, कितनी गंदी सिटीज़ हैं, स्वच्छता कहाँ पे है, तो ये क्वालिटी देखी गई। और क्वांटिटी में नंबर। अब क्वांटिटी में एक तो होता है डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट यूजली काउंटेड, जैसे 20 डॉग्स, 500 पीपल, तो यहाँ पे डॉग्स हो गए, पीपल्स हो गए। और कॉन्टिन्यूस के अंदर मेजरमेंट किया जाता है सेंटीमीटर, मीटर और ग्राम्स में। इस डाटा का आप चार्ट बना लेना ताकि आपके समझ में आ जाए। आगे जब न्यूमेरिकल आने लगे स्टैटिक्स के, क्वालिटिव क्वांटिटिव वो पूछने लगे, तो आपको पता रहे कि क्वालिटिव क्या है और क्वांटिटिव क्या है। सो ये आपका इंट्रोडक्शन था क्लास 11th का। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या ये चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा आप मुझे यूट्यूब के ऊपर मैसेज करके भी ये नोट्स मंगवा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप नोट्स नहीं मंगवा सकते या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरी वीडियो को रोक रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के आपके ये नोट्स थे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर के चलूँगा स्टैटिक्स का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ के साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे चल करके मिलती रहे। ओके बेटा, अगर आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बना करके आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता रहूँगा। लेकिन आपको उसमें मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको अपने फ्रेंड्स को बोलना पड़ेगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाने पड़ेंगे, मुझे लाइक्स करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तब जा करके आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं भी ढीला पड़ जाऊँगा और वीडियो कम आएंगी, टाइम पर नहीं आएंगे और आप भी परेशान हैं। अभी तो अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मेरी वीडियो के व्यूज़ बढ़वाते रहेंगे, तो मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाता रहूँगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।